नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। अब देखिए राजनीति कैसे करवट बदलती है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे, एक स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे आंध्र प्रदेश के लिए। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं थे। कुछ और भी मुद्दे रहे होंगे और उन्होंने मोदी का हाथ झटक दिया और वो चले गए। उसके बाद देखने को मिला कि हर 10वें दिन, हर 12वें दिन दिल्ली आते थे। अलग-अलग कलर की शॉल वगैरह जो है, कभी राहुल गांधी को और कभी सोनिया गांधी को पहनाते हुए फोटो और वीडियो बनवाते थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ? लोकसभा में भी साफ हो गए और मुख्यमंत्री पद भी नहीं रहा। नेपथ्य में चले गए, यहाँ तक हालत हो गई कि मीडिया ने उनको पूछना बंद कर दिया। स्क्रीन से गायब हो गए थे टेलीविजन चैनलों की, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो है ह्यूज मेजोरिटी लेकर के सत्ता में आए। 2/3 बहुमत से भी अधिक उनका आया था और इसी तरीके से लोकसभा में भी उन्हीं की पार्टी ने झंडे गाड़े और चंद्रबाबू नायडू नेपथ्य में चले गए। बिहार की बात करें तो नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव तक भी साथ ही थे। उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, इसके बावजूद कि उनकी 40 और 50 के बीच में सीटें रह गई थी, घट करके 71 से सीधा नीचे आ गए थे। लेकिन बीच में कुछ हुआ और लालू और कांग्रेस के साथ चले गए। फिर लोकसभा चुनाव की जब चर्चाएं शुरू हुई, उनको लगा कि लालू और कांग्रेस तो मुझे खा जाएंगे और जिन उम्मीदों से वो वहां टिके हुए थे, यानी इंडिया अलायंस जो बनाया गया था, उसको इनिशिएट भी एक तरीके से नीतीश ने ही किया था कि मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए। पहली बैठक भी उसकी पटना में ही की थी। लेकिन बहुत जल्दी उनको एहसास हो गया कि वो जो गलतफहमी पाले हुए हैं वो कभी पूरी होने वाली नहीं है और कांग्रेस कभी भी राहुल गांधी के अलावा किसी को नए बन रहे इस गठबंधन की अगुवाई करने ही नहीं देगी। इस बात को नीतीश थोड़ा देर से समझे, ममता बनर्जी पहले ही समझ गई थी। तो ममता बनर्जी कभी हाँ कभी ना, और कभी आती थी और कभी नहीं आती थी। तो वो तो संभल गई थी। नीतीश की समझ में बाद में आया और जब आया तो उन्होंने रातों रात फिर पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब आप देखिए सीन क्या बनता है। भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों पर अटक गई। जो एक मैजिक नंबर होता है 272 का 543 के सदन में, वो वहां तक नहीं पहुंची। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने टारगेट ऐसा बना रख दिया था देश के सामने कि वो टारगेट तो खैर अचीव होता हुआ इसमें दिखाई ही नहीं दिया। जब मतों की गिनती शुरू हुई, ये बहुमत तक भी पहुंचने के लाले पड़ गए। तो जाहिर है क्रिटिसिज्म दोगुनी गति से इनका हुआ। बहुत सारे लोगों ने मखौल उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। कुछ ने कह दिया कि इनको तो बहुमत ही नहीं है, इनका तो नैतिक बल ही नहीं है कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन एनडीए को तो बहुमत था और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी 16 सीटें आ गई और नीतीश बाबू की पार्टी को भी 12 सीटें आ गई। तो ये तो 290 से ऊपर का स्कोर हो गया और अब तो और 10 जो निर्दलीय आए थे वो भी आ गए हैं। तो 303 इनकी संख्या एनडीए की आज पहुंच गई है। ये खुद जेपी नड्डा ने बताया। बहरहाल अब तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस वाले पुराने पुराने वीडियो निकाल करके सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के। कभी मोदी सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में उन्होंने जो जो टिप्पणियां की थी, इसी तरीके से कुछ नीतीश बाबू के बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं। ये भी कि साहब इन्होंने बार्गेनिंग शुरू कर दी है। तो होगा क्या? मोदी जी ने कभी गठबंधन सरकार भी नहीं चलाई है। तो ऐसे में उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है,
या कोई चुनौती नहीं होगी उनके सामने, जैसे वो चलाते आए हैं वैसे ही चलाएँगे। मेरे साथ पटना से अभिषेक तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जोड़ कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। अभिषेक जी, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। इधर ये भी बात शुरू हो गई है कि साहब अग्निवीर पर जदयू का अलग स्टैंड है, एनआरसी पर भी अलग स्टैंड है, सीएए पर भी अलग है, यूसीसी पर भी अलग स्टैंड है। अब ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि जदयू का शुरू से ही यही स्टैंड रहा है इस चीज को लेकर के। देखिए, रिजल्ट जो भी आया है अब उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। बीजेपी ने जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में 50 के आसपास सीटें गवा दी, अब तो बंगाल का खुल करके सामने आ गया कि बंगाल में सारे असेसमेंट सबके क्यों फेल हो गए। आपस में सैबोटाज है, जिस प्रकार से दिलीप घोष के ट्वीट आ रहे हैं, समझ में आ गया कि सर्वे गलत नहीं थे। बीजेपी के अंदर अपनी पार्टी के लोगों की महत्वाकांक्षाएं जिस प्रकार से टकराई, वो 50-60 सीटें ले भी थी। खैर, अब उस पर डिस्कशन का समय जा चुका है। अब यह है कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले सरकार बनाए, फिर बीजेपी का नंबर कम से कम 260-62 तक किसी तरह पहुंचाए। इनके पास दो ट्रस्टेड अलाय माने जा सकते हैं। एक चिराग पासवान पे आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, दूसरा जो है मुझे लगता है जयंत भी माने रहेंगे, जयंत नहीं अभी बदलेंगे। वो कहीं नहीं और जाएंगे। हाँ, और एक जो है, क्योंकि जयंत अभी अब जाकर के विन विन सिचुएशन में आया और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और शिंदे तो टेक्निकली 274-75 का हो जाएगा और इससे वो मजबूत सरकार दे पाएंगे 5 साल तक। किंतु मेरा मानना है कि ये सरकार 2026 से आगे चलानी नहीं चाहिए। एक बार जैसे ही बहुमत आए, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कीजिए और फ्रेश इलेक्शन में जाइए। जरूरी है, क्योंकि ये जो इनके पास पावर है इस वक्त कांग्रेस और विपक्ष के पास। आज देखिए, आज जिस प्रकार से शेयर बाजार को लेकर के अननेसेसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जेपीसी की मांग शुरू हो गई, अभी सरकार बनी नहीं है। अभी नीट के पेपर लीक को लेकर के जिस प्रकार से, और देखिए इसमें पहले इसीलिए मैंने नीट के लोगों का समर्थन कर दिया कि इसके पहले ध्रुव राठी जैसे लोग इस देश के स्टूडेंट और युवाओं को भड़काएं। आप ये समझ लें कि भैया ये 4 तारीख को नीट का पेपर रिलीज ही नहीं होना था, ये तो 12 तारीख की बात की है। तो इस धांधली पर, इस पर मोदी सरकार बहुत ठोस कार्रवाई करे, सबसे पहले इसके पहले वो लोग मांग उठाए। यही सब मुद्दों पे बीजेपी आईटीसीएल लैग करती है, वहां पर इनको स्टैंड लेना चाहिए, बड़े लीडर से ट्वीट कराने चाहिए। खैर, अब बात की क्या टीडीपी और जदयू भरोसेमंद है? जदयू के पास अभी पहली बार पावर का चेक एंड बैलेंस आया। मैं जदयू ऑफिस में था, एक बड़ा मंत्री पुराना जदयू का कह रहा है कि 10 सीट मोदी का और कम आ जाता ना, तब जो है बैलेंस बनता असली। क्योंकि आप भी जो कह रहे हैं ना कि 303 तक पहुंचा दी, तो उसे दिख रहा है कि मोदी इतनी जल्दी सारी प्रोफाइल तो नहीं दे सकता। रेलवे दे सकते हैं, संभवतः डिफेंस भी दिया जा सकता है, नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभिषेक जी कि वो रेलवे और डिफेंस देंगे, क्योंकि रेलवे में इतना सुधार किया जा रहा है, इतना काम किया जा रहा है कि वो अब इस स्टेज में किसी को देंगे नहीं। अब देखिए सर, दो बातें हैं। पश्चिमी यूपी का पता नहीं, लेकिन जो ये पूरा रूट है ना, पूर्वांचल, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन लोगों का मानना है कि स्लीपर और जनरल क्लास लगातार कम किए जा रहे हैं, एसी डब्बे बढ़ाए जा रहे हैं और सुधार के नाम पर नई ट्रेनें इस रूट में बहुत कम मिली हैं। और ये सर, ये बड़ा रूट है सर, ये 100 लोकसभा से ऊपर शेयर करता है सर। 120 के आसपास ये अगर बंगाल, पूर्वांचल और ये मिला दे तो शेयर करता है सर। तो हमें अब थोड़ा कॉशियस होके कुछ काम करने होंगे। दूसरा, सबका साथ सबका विकास की जगह जिसका साथ उसका विकास पे आए और टीडीपी को महत्वपूर्ण मंत्रालय ना दे। जदयू करप्शन नहीं करेगा, एक बात है। जदयू के आप देखें, इवन पूरे टर्नओवर में बिहार में भी पलट्टी मारने का आप एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन जदयू एक करप्ट पार्टी है, ये ठीक बात नहीं है, वो उन पे नहीं है।
तो जदयू करप्शन नहीं करेगा, लेकिन टीडीपी नहीं करप्शन करेगा, इस बात में मुझे संदेह है सर। वो मानेंगे ही नहीं, उनके उनके जेनेटिक गुण में है। तो इनका क्या सॉल्यूशन है? वही है सॉल्यूशन कि लॉन्ग टर्म जितना जल्दी, जितना ज़्यादा तक खींच सके और समय ये ले लीजिए। क्योंकि एक बार मोदी सरकार पे उनके अलाय के ही थ्रू करप्शन का एलिगेशन लग गया, तब मोदी सरकार और व्यक्तिगत रूप से जो नरेंद्र मोदी जी ने 2002 से लेकर के 2024 तक अपनी एक ईमानदार, कड़क नेता की जो छवि बनाई है, वो ध्वस्त हो जाएगी। कांग्रेस आईटी सेल बीजेपी आईटी सेल से इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। वो हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्रेज हो रहा है फेक न्यूज गृह मंत्री के संदर्भ में आरक्षण पर फैलाने के लिए, और वो लोग मान के चल रहे हैं कि इसी के वजह से बीजेपी की 40 सीटें कम करा दी हमने। तो पहली बात तो ये कि उन पे कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए जिन्होंने फेक न्यूज फैलाए थे। आज सेलिब्रेट कर लेने दीजिए, लेकिन अब तक तो डिक्टेटर की जो ऊपर मृत्यु लोक पे बैठी हुई जमात है वो हंस रही है नरेंद्र मोदी पे कि कैसा डिक्टेटर है, इसके कार्यकर्ता मारे जाते हैं, इसकी सांसद को थप्पड़ मार दिया जाता है, इसके गृह मंत्री के विरुद्ध खुल करके फेक न्यूज फैलाया जाता है, प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती है, तो डिक्टेटर समाज में हंसी उड़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है 1-2 साल के लिए डिक्टेटर बनने में कोई बुराई नहीं है, आवश्यक है, बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी को पुराने रूप में अवतरित होना होगा, बहुत लिबर्टी ले ली लोगों ने, इन सब चीजों को करना होगा। अब रही बात जो आपने एक पूछा कि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, सीए, अग्निवीर। अब देखिए अग्निवीर का मुद्दा बहुत आगे जा चुका है। कई लोग इससे एग्री करते हैं, कई लोग डिसएग्री करते हैं। मुझे लगता है कि अग्निवीर को रहने दीजिए और पैरेलल जो मिलिट्री की बहाली थी, उसको शुरू कर दीजिए। इससे होगा ये कि अग्निवीर आप वापस भी नहीं लेंगे और यूथ में एक मैसेज चला जाएगा। अग्निवीर की वैकेंसीज कम कर दीजिएगा, धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा सारी चीजें। इनफैक्ट उनको डबल बहाली दिखेगी। तो वो चीजें और अगले 2-3 साल जम करके सरकारी नौकरी देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का करेंगे क्या जब आप सरकार में नहीं रहेंगे? और वो कांग्रेस के हाथ में आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भर के रखा था, कांग्रेस आई लूट के ले गई। जम के सरकारी बहाली निकालिए अगले 2-3 साल में। भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस देश के लोगों को। ये देश इस देश के लोग यही डिजर्व करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इनका विजन कभी न था, कभी न है। आरके सिंह जैसे लोग हार गए। जिसने घर ले लिया अमेठी में वो हार गई। जहां अमेठी के लोगों के लिए सब कुछ कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। बस ये है कि थोड़ा आपको संयमित रहना होगा और मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के थ्रू, उत्तर प्रदेश के लोगों को कोसना बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश के लगभग 42% हिंदुओं ने सिर्फ बीजेपी को वोट किया। बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। सिर्फ 8% इधर-उधर हुआ है। वो वापस आप पा जाएँगे। इंटरनल सबोटाज था, सब कुछ था। थोड़ा राजपूत सँभालिए, त्यागी सँभालिए, पंडित सँभालिए, भूमिहार सँभालिए और अनुप्रिया पटेल के बहाने जो आपने सोचा था कि पूरा कुर्मी वोट जो है, वो आपके साथ रहेगा, वो नहीं रहा। सबसे अधिक कुर्मी सांसद जो है वो निकले समाजवादी पार्टी से। अलायंस भी तोड़ के कृष्णा पटेल से वो चैंपियन रहा इस मामले में। तो इन सब चीजों को असेस कीजिए और फिर चुनावी रणनीति बनाइए। जी। ये जो मंत्री पद को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं, एक पहले तो जब रिजल्ट आने से 1 दिन पहले नीतीश बाबू मिले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मीडिया में बड़ी चर्चा चल रही थी कि इस बार वो कम से कम 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री और 1 राज्य मंत्री से कम पर नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी 272 तक भी नहीं पहुँच रही है, तब चर्चाएँ शुरू हो गई कि अब तो हर 4 सांसद पर 1 मंत्री की डिमांड शुरू हो गई है। अब ये खाली चर्चाएँ हैं या वाक़ई इनमें कुछ सीरियसनेस है? मुझे इसे लेकर के भी डाउट है, क्योंकि आखिरी टाइम तक भी इस मीडिया को, अफ़वाहबाज़ मीडिया को ये भी पता नहीं चलता है कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं। जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के हॉल में कुर्सियाँ लग जाती हैं, तब इनको पता लगता है कि कुल मिलाकर के कितने लोग शपथ लेंगे। तब तक इनको ये भी पता नहीं होता है कि कौन-कौन शपथ लेने वाला है। ऐसे में ये जो अटकलबाजी शुरू होती है कि मंत्री पदों को लेकर के बार्गेनिंग शुरू हो गई है, स्पीकर की माँग कर रहे हैं और स्पीकर की माँग जो है वो टीडीपी की तरफ से शुरू हो गई है।
ये खाली हवाबाजी है, कयासबाजी है या केवल अफ़वाहबाजी है और ये भी कहीं न कहीं किसी टूल किट का हिस्सा है? ये तो टूल किट का हिस्सा होगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, जब जनादेश ऐसा आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि स्पीकर पद बीजेपी छोड़ेगी। स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है लोकसभा में अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में स्पीकर का बड़ा रोल है, इसलिए मैं नहीं मानता। हाँ, अब क्या-क्या हो सकता है? मैं आपसे एग्री वो वाला रेलवे पे नहीं करता, मुझे लगता है कि रेलवे ज़रूर बिहार की तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। अ, बिहार को शायद ग्रामीण विकास वाला जो पोर्टफोलियो है वो ज़रूर मिलेगा। बिहार को विकास की आवश्यकता है तो उसपे थोड़ा जदयू के मंत्री लोग चाहते भी हैं कि वो वाला मिले, रूरल डेवलपमेंट वाला ये सब जो मामला है। और मेन टीडीपी और जेडीयू को आवश्यकता है स्पेशल पैकेज की। तो बीजेपी उन्हें वो ग्रांट करेगी कि देखिए आपके दोनों स्टेट में अगले 1 डेढ़ 2 साल में भरपूर इन्वेस्टमेंट के लिए और भरपूर काम के लिए ये रहा पैसा, आप पैसे का प्रयोग करो, मंत्रालय की तरफ कम ही देखो। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया को तो अंतिम दिन तक ये पता नहीं होता कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है, फिर ये मंत्रालय कहाँ से पता लगा लेंगे। इस पर कोई चर्चा करना बेकार है क्योंकि न तो कि आपके सूत्र, ना मेरे सूत्र, ना दुनिया में किसी के सूत्र काम करेंगे। वो मोदी जी ही जानते हैं। अब भरोसा ये है कि अ, आगे की कहानी ये लोग आपस में मिलके ठीक करें। 5 साल तो मैं इस सरकार को मैं नहीं मानता कि स्वयं शायद जिस तरह के मोदी जी का एटीट्यूड है, वो चलाएँगे। 26 में ही परिसीमन है, उससे पहले कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी। और ये जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बयान आने शुरू हो गए कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, क्यों इस अब आप तरह के बयान दिए जा रहे हैं? अब आपके पास ऑप्शन भी क्या है? नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारने के अलावे अब आपके पास ऑप्शन है क्या? तो स्वीकारना ही पड़ेगा। ये तो सबके लिए व्यवस्था है इस वक़्त। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जितना लंबा देखिए इस वक़्त बीजेपी भी टाइम बाय कर रही है। जितना अधिक वो टाइम बाय कर सके, कि अंतिम-अंतिम समय तक अगर ये पलटने का जब लास्ट मोमेंट में सोचे बिहार असेंबली इलेक्शन के टाइम भी, तो राजद भी इनको सब्सक्राइब ना करे। क्यों? क्योंकि राजद पहली बार अब विक्ट्री सेंस करने लगी है इस चुनाव के बाद कि वो बगैर नीतीश कुमार और इसके। क्योंकि ये मोदी का चुनाव था। मोदी लहर था बिहार में। उसके बाद भी हर जगह वोट कम हुए हैं, ये कम हुआ है। वो भी असेस कर रही है, उनकी आईटी सेल भी असेस कर रही है कि अब हमें आवश्यकता नहीं है नीतीश को सीएम बनाने की। अब देखना है कि अंतिम मोमेंट में क्या होता है। मुझे लगता है कि एक बेस्ट पॉलिसी होगा आप बगैर जब आप अच्छा खासा बहुमत हो जाए, तो आप ट्राई कीजिए अंतिम समय में जाके थ्री कॉर्नर फाइट का। बिहार में जैसे ही थ्री कॉर्नर फाइट होगा, वहां पर एलजेपी, बीजेपी और प्लस उपेंद्र कुशवाहा को जरूर रख लीजिएगा और साथ में मुकेश सहनी को। आप बहुत अच्छे समीकरण में बनेंगे। जी। लालू कह रहे थे कि 4 जून को मोदी जी जा रहे हैं। हम्म। लालू जी को केवल 3 सीटें मिली बिहार में। ये वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए जहाँ ये 4 तक हुआ करते थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यह है कि लालू यादव बहुत जल्दी जेल जा रहे हैं। मोदी जी जाए ना जाए, क्योंकि इस बार अगर नरेंद्र मोदी ने अपना वो रूप नहीं दिखाया, तो उनका वोटर बहुत मायूस है, इस वक्त टूटा हुआ है और टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बीजेपी में कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है, चाहे वो जेपी नड्डा के रूप में हो या अध्यक्ष के रूप में। मैं तो हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी पर पिछले 6-8 महीने से आपके ही शो पर हम लोगों ने डिस्कस किया था जब वो मध्य प्रदेश के सीएम ना रहे थे। तो मैंने कहा था कि उनको ये दायित्व मिलना चाहिए क्योंकि वो संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आरएसएस को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत समय बिताया है, जबकि जेपी नड्डा जी ने चुनाव के बीच में ये कह दिया कि हमको संघ की आवश्यकता नहीं। आई डोंट नो कि एक बीजेपी का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष ये बात कैसे कह सकता है कि उनको संघ की आवश्यकता नहीं। और लेफ्ट को, इनको जो सबसे बड़ा कीड़ा है ना, जो ये लेफ्टिस्टों को इंटरव्यू देते हैं और लेफ्टिस्ट चाहते हैं 1 घंटे में कम से कम वो 10-20 सेकंड का वो क्लिप निकालें, जिससे लेफ्ट का मंसूबा पूरा हो जाए, जो
उनका काम पूरा हो जाए और फेक न्यूज़ फैलाने में आसानी हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा और अब कम से कम उस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि इनकी वजह से हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। आप सत्ता में अपने काम की वजह से और अभूतपूर्व समर्थन की वजह से, मुझे नहीं लगता कि जितना अनकंडीशनल प्यार, सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को हिंदुओं ने इस देश में दिया है, किसी नेता को दिया है। वो इस बात पर विश्वास अगर रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए और भाजपा के लिए कि उनके साथ अभी भी हिंदू खड़ा है। हम हिंदुओं को गाली देना बंद करें। अभी भी बीजेपी का वोट शेयर 2014 के मुकाबले बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। इंटरनल सबोटाज में आप सिर्फ 50 सीट हारे हैं, वो एक्चुअली आपने गंवाया है, आपने गिफ्ट दी है। अब तो आकलन सामने आ रहे हैं कि ये दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो नॉर्मलाइज किया जा सकता था। वहां से आप 15 सीट जरूर एक्स्ट्रा निकाल सकते थे। आज जिस प्रकार के ट्वीट आए बैक टू बैक दिलीप घोष के, वो नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी का। ये ठीक बात नहीं है। ये कोई बीजेपी पार्टी शुवेंदु अधिकारी या दिलीप घोष जी की नहीं है। ये हिंदुओं की पार्टी है, इनको समझना चाहिए था। अब ये है कि अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले सरकार बनाइए। सरकार बनाने के 2, 4, 5 महीने के अंदर टीएमसी और जदयू के बार्गेन पावर को समाप्त कीजिए, ज्यादा नंबर बढ़ाइए। तोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी के ही 3 सांसद है, 3 ही तो है पंजाब में, टूट सकते हैं। ऐसे करके आप 10-15 विधायक 10-15 सांसद जरूर तोड़ सकते हैं। और मैं लालू की बात इसलिए पूछ रहा था कि कहीं मतदाताओं ने भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह दिखाने का फैसला कर लिया है क्या? क्योंकि बिहार में लालू को 3 सीटें और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात हर जगह चुनाव लड़ने के बावजूद 3 ही सीटें केजरीवाल को। देखिए, केजरीवाल के साथ अलग समस्या है। केजरीवाल जिस मोमेंटम में जा रहा था, उसे लगा कि सब कुछ अब वो बदल देगा। अब आज तो खींचातानी इनकी भी शुरू हो गई है, कांग्रेस और केजरीवाल की, कि दो हम विधानसभा में अलग-अलग जा रहे हैं। तो इंडिया अलायंस तो यहीं समाप्त, पहले भी समाप्त था। लेकिन अब जब बात हो रही है कि क्या होगा, लालू प्रसाद यादव को रिजेक्ट किया गया। लालू प्रसाद यादव के साथ या अखिलेश यादव के साथ एक बैगेज आता है, वो क्राइम का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। इसको बीजेपी आईटी सेल जितना अधिक, देखिए बिहार में हम जैसे लोगों की ठीक-ठाक रीच है, पहुँच है, तो हम लोगों को जितना पॉसिबल हो सका हमसे हमने हमने काम किया। हमारा पहुँच उत्तर प्रदेश में तो हमारे मीडिया का ज़रूर है, हमारा ग्राउंड एक्सेस नहीं है। तो हम नहीं कर पाए पूर्वांचल में भी। ये अपनी कमी मानता हूँ। अगले एक हमारे पास यूपी इलेक्शन के पहले मेरे पास भी 2 साल है। मैं अपने आप को खड़ा करूँगा और मैं बीजेपी आईटी सेल के भरोसे अब नहीं बैठ सकता एक हिंदू होने के नाते। जिस प्रकार से हमारी टीम टूट करके रोई है, जिस प्रकार से अयोध्या की हार के बाद हम विचलित हुए हैं, अब सबको समेटने का टाइम है और रणभूमि में एक बार फिर से 2027 और 2025 में बिगुल जल्दी फूकेगा, तो जीतना भी पड़ेगा। महाराष्ट्र इलेक्शन सामने है, दिल्ली चुनाव सामने है, हरियाणा चुनाव सामने है, झारखंड चुनाव सामने है और जैसे-जैसे हम स्टेट्स जीतेंगे, इनका मनोबल टूटेगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले आवश्यक है कि दिल्ली की लड़ाई आप जीतिए और हरियाणा रिटेन कीजिए। आपने ये काम अगर कर लिया ना, आधा मनोबल टूटेगा। महाराष्ट्र में बदलना नहीं है, रिटेन करना है अच्छे से। वो काम भी करना होगा, तो मराठा नाराजगी को समाप्त करना होगा। देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी से हटाना होगा और उनको कहना होगा कि आप वापस धरातल पे आइए, आईटी सेल पर मत देखिए और मूलभूत काम करने होंगे। आखिर सचिन वाजे के पीछे कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे, ऐसे लोगों को अरेस्ट कीजिए, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करवाइए, अगर टॉप मोस्ट लीडर इन्वॉल्व था तो उनको भी जेल भेजिए। रूथलेस काम करने होंगे। जी। और राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित और दुस्साहसिक दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि साहब हुँ। एग्जिट पोल बनाने वालों की, बीजेपी वालों की और शेयर मार्केट वालों की भी सबकी मिलीभगत है। जेपीसी की मांग शुरू कर दी। अभी सरकार भी नहीं बनी है और सरकार बनने से पहले, शपथ ग्रहण से पहले, लोकसभा के गठन से पहले, सांसदों के शपथ ग्रहण से पहले ये फिर से जो है उसी लाइन पर शुरू हो गए। ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया कि उसने न्यूज़ चैनल्स के अगेंस्ट में बिगुल फूँक दिया। ये बहुत ज़रूरी था। ये ब्लंडर को अगर बीजेपी ठीक ढंग से भुना ले
और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करने वालों को जेल भेजने की जो इनकी मंशा है। देखिए पास होना, फेल होना अलग, सबके अपने-अपने एक अलग होते हैं। वो लग रहा था कि 43, देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ यूपी में 42% लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। तो जब आप पूछने जाएँगे 100 लोग में और 42 लोग बीजेपी की बात करेंगे तो आपके आंकड़े क्या रिफ्लेक्ट होंगे? 32 सीट? कभी नहीं होंगे सर। ये इंटरनल सैबोटाज ने और कम कर दिया। वरना ग्राउंड पर ये 45-46% नजर आ रहा था। और ये 3% का गैप होता तो संभवतः बीजेपी 50 जरूर होती। प्रॉब्लम यहां है, सर्वे करने वाले गलत नहीं है। ना तो मैं, प्रदीप गुप्ता जी उस दिन रो रहे थे, वो आदमी टूट गया। उनका स्ट्राइक रेट सर 85% है। उनकी टीम बहुत बड़ी है सर, 400 से अधिक इंप्लॉइज हैं उनके पास। फुल टाइम इस यही करते हैं, वो चुनावी विश्लेषण नहीं करते। फुल टाइम 5 साल वो यात्राओं में रहते हैं उनके लोग। जानबूझ करके गलत नंबर नहीं उसने प्रेडिक्ट किया था। उसे लग रहा था होता है, 5 लाख का सैंपल साइज था, क्या हुआ? मेरा 1 लाख का था। तो सैंपल साइज कितना बड़ा हम कर लेंगे सर? 4 करोड़, 5 करोड़, 40 करोड़ वोटर हैं और हमारा 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख सैंपल साइज होता है। कभी-कभी शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ग्रसित थे। महत्वपूर्ण ये है कि एक प्रयास होता है अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने लोगों के लिए। और मैं तो थोड़ा-सा राष्ट्रवादी हूँ और मेरा तो इन्फ्लुएंस आपका, जयपुर डायलॉग्स और ऑफ कोर्स आदरणीय भाऊ तोरसेकर सर का है। गलत हो गए, 5 दशक से पत्रकारिता जो आदमी कर रहे हैं, वो कभी-कभी गलत हो सकते हैं। तो मैं तो 40 साल का हूँ, प्रदीप गुप्ता 50 साल के होंगे, क्यों नहीं हो सकता सर? इसको लेकर के जो राहुल गांधी ने बिगुल फूँका है, इससे न्यूज़ चैनल्स को दुश्मन बनाना बहुत अच्छा काम है। एक बार उनका रुझान जब बदलेगा, तो इनका प्रोपेगेंडा भी वो ध्वस्त करेंगे और खुद ही तोड़ेंगे। तो वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए। न्यूज़ चैनल संपादकों को तो आप गाली दे लो, हुँ, लेकिन जो बीट रिपोर्टर होता है, हुँ। उसके बारे में अगर आप इस तरह की टिप्पणी करें, जैसी आज राहुल गांधी ने जी। मौसमी सिंह के बारे में की है, ये तो आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। सुनवा देते श हैं दर्शकों को। जी, शर्मनाक है वो बयान तो। लगता है आवाज़ नहीं है इसमें। मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को ऐसे ही। मौसमी सिंह ने इनसे पूछा था कि आप जेपी सिंह की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को फिर बाधित किया जाएगा और पार्लियामेंट पर पब्लिक का बहुत पैसा खर्च होता है। क्या और तरीके नहीं हो सकते हैं कि पार्लियामेंट को बाधित ना किया जाए? और राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप मेरी तरह एक टी-शर्ट पहन लीजिए और उस पर कमल का फूल जो है निशान लगवा लीजिए। यानी उन्होंने कांग्रेस बीट कवर करने वाली आज तक की पत्रकार को बीजेपी की एजेंट बता करके भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नेशनल टीवी पर लाइव था पूरे देश में, उसमें बेइज्जत करने का काम किया है। ये ये तो अच्छा हुआ सर। बैठे-बिठाए पूरे मीडिया को जो है अपना दुश्मन बना रहे हैं। नहीं, ये देखिए होता है। ये आदमी तो पहले से ही एरोगेंट है। इसका एरोगेंस तो 52 सीट और 44 सीट आने पर भी कम नहीं हुआ। अब तो ये 99 पर खड़ा है और ऐसी चीज़ें आपसे गलतियाँ कराती हैं। सो हमें बहुत, मैंने तो कह दिया इवन अपने दर्शकों से, अब मुझसे तनिक भी लेश मात्र का उम्मीद न करे। मैं खुद स्वयं प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा करूंगा, रचूंगा और वो सब करूंगा जिससे बीजेपी जीते। सारे काम करूंगा सारा। मुझे कोई कहने में हिचक नहीं है। भैया यहाँ इस देश में कोई निष्पक्ष नहीं और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को हार के बाद इस तरह से मायूस नहीं देख सकता। मैं निष्पक्ष नहीं हूँ और मुझसे उम्मीद ना करें। राहुल गांधी के विरुद्ध भी जल्दी प्लानिंग के साथ ग्राउंड पर हम लोग कैसे तोड़ेंगे 2025 विधानसभा सभा चुनाव में, ये भी हम दिखाएंगे। जल्दी और दिखेगा सर। 200 241 सीटें जीतने वाले प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो हार गए हैं और केवल 99 सीटें लेकर के विक्ट्री का साइन दिखाने वाले कह रहे हैं कि हम जीत गए। वाह! तालियां पिछले बजनी द चाहिए इनके सम्मान में। पिछले 10 चुनाव में सर इन लोगों ने कभी भी 240 का आंकड़ा नहीं सुना। लास्ट 10 चुनाव में। और राहुल गांधी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं।
मैं पीड़ा समझ सकता हूँ कि अभी भी अब तो इंतज़ार ही करना है, सत्ता में आए नहीं। ये मैक्सिमम जितना ज़ोर लगा सकते थे। अब तो ये नहीं कह सकते ना कि भाई मुसलमान 1 भी प्रतिशत इधर-उधर, मुसलमान 100% वोट करके देख चुका है और बीजेपी के हिंदू आलस बना के भी अपना दिखा चुके हैं कि अगर हम 6-8% कम भी करेंगे तो ये स्थिति है। इस हार के बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदू भी अब अपने घरों में बैठेगा क्योंकि सबक उन्हें मिला है। अच्छी बात है, कभी-कभी झटका होना चाहिए, झटका लगना चाहिए। झटका सबको लगना कभी-कभी ज़रूरी है कि कम से कम पता चले कि भाई आपके पाँव के तले ज़मीन नहीं, कमाल है, तुमको यकीन नहीं। तो कम से कम ज़मीन का हम लोग को एहसास समय-समय पे होते रहना चाहिए। ये भगवान का मैं प्रभु श्री राम जी का शुक्रिया कर अदा करता हूँ कि भगवान श्री राम अपने भक्तों को समय-समय पर ये एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, तुम मेरे बहुत प्रिय है, तुम वापस लौट आओ। तो वापस लौटना ज़रूरी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री